बात उस खबर की जिसने वक्फ बोर्ड की नींद उड़ा दी। वक्फ बोर्ड जिस पर भूमाफिया होने के आरोप लगते हैं, अब उस पर नकेल कसी जाने की अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये उन्हीं तैयारियों के बाद की तस्वीरें हैं। जेपीसी हुई और जेपीसी के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें तमाम जेपीसी के सांसद आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 14 बदलावों के साथ जेपीसी ने मंजूर कर। इस जेपीसी में विपक्षी सांसदों की तरफ से लाए गए 44 संशोधन और उनको खारिज किया गया, जबकि बीजेपी सांसदों के 14 सुझावों को माना गया। तो वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलने वाला है, अब जरा लाइन से सुनते जाइए। वक्फ संशोधन बिल में पहला बदलाव यह कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, अब इसको वक्फ का कोई अधिकारी तय नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से नामित जिला अधिकारी से बड़ा अधिकारी तय करे। पहले अधिकार जिलाधिकारी के पास था। संशोधन बिल में बदलाव यह कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना जरूरी है। पहले व्यवस्था नहीं थी, सारे मुस्लिम सदस्य होते थे और पदेन सदस्यों को इससे अलग रखा गया। मतलब नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुसलमान होना जरूरी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो पदेन सदस्य हैं, जो बाकी जो सदस्य हैं, वो गैर मुस्लिम है या नहीं। संशोधन बिल में तीसरा बदलाव ये कि वक्फ संपत्ति को पंजीकृत होना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन होगा। पहले की जो वक्फ संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उन सभी संपत्तियों का फैसला बिल में तय मानकों के मुताबिक होगा। यह व्यवस्था भी पहले नहीं थी। चौथा बदलाव यह कि वक्फ किसी जमीन पर दावा करता है तो जमीन का दावेदार ट्रिब्यूनल तो जा ही सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल के साथ साथ वो रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, वो सिविल कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट तक जाकर अपील कर सकता है। जबकि अभी तक व्यवस्था यह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। और खबर यह भी कि मंजूर किए गए 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होना है और अंतिम रिपोर्ट का वक्त तय किया गया है 31 जनवरी। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी जो सांसद हैं, ये जो सदस्य हैं, वो इन तमाम संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत आधार। आप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री तो 1906 में शुरू हुई। 90% प्रॉपर्टी तो 1906 से पहले की है, तो उनकी रजिस्ट्री कहां से आ गई? ये पूरी तरह से देखिए, ये पूरी तरीके से संविधान के धज्जियां उड़ाने वाला कानून होगा। वक्फ बोर्ड की एक और खबर दिखाता हूं आपको शाहीन बाग का प्रदर्शन याद होगा, जहां कहा जाता था कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब यही कागज वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी पर आखिरी कील साबित होने वाले। एक तरफ पूरे देश में वक्फ माफ कीजिएगा, एक तरफ पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल लागू होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ जमीन खोर वक्फ बोर्ड के सच से पर्दा भी हटने लगा है। कैसे हट रहा है दिखाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक मस्जिद, कब्रिस्तान और मजार पर वक्फ के दावे की धज्जियां उड़नी शुरू हुई। लखनऊ से भोपाल तक वक्फ संपत्तियों पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी के शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास करीब 1,27,000 वक्फ संपत्ति कागज नहीं है, लेकिन इनके वक्फ किए जाने का कोई सबूत भी नहीं। तो जब कागज नहीं तो वक्फ का दावा कैसे? तो वहीं भोपाल की जामा मस्जिद समेत वक्फ की 1500 करोड़ की जायदाद पर भी शत्रु संपत्ति के दायरे में आने की तलवार लटक रही है। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम खुफिया विभाग के साथ कैंप कर रही, इन संपत्तियों की जांच में जुटी। लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी का डर कैसा है, जिसमें वो वक्फ प्रॉपर्टीज जुड़े कागजात नहीं होने के साइड इफेक्ट बता रहे हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। तो क्या 15 मिनट वाले भाईजान की कथित भविष्यवाणी सच साबित होने वाली? उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 1.25 लाख संपत्तियों के कागज कहां गए?
या फिर कोई कागज थे ही नहीं। दरअसल यूपी में वक्फ की संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 1,24,837 वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जिनके आंकड़े में दिखा रहा हूं आपको। 1 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन इनमें से सिर्फ 3,000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि राजस्व के रिकॉर्ड में। लेकिन वक्फ जिन 1.25 लाख संपत्तियों पर दावा कर रहा है, उनमें से सिर्फ 2.5% का ही तहसील से वक्फ के पक्ष में ट्रांसफर कराया गया। यानी राजस्व रिकॉर्ड में संपत्तियां वक्फ के बजाय किसी दूसरे नाम से दर्ज हैं, वक्फ के नाम से दर्ज नहीं है। और यह मामला तब सामने आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद शासन ने वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू की, लेकिन फिर इन दावों पर हंगामा भी शुरू हो गया। हमारा दावा रहा है कि वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। इन्होंने धारा 37 जो वक्फ बोर्ड की है उसका भी उल्लंघन किया। इन्होंने तहसील के रिकॉर्ड्स में इनको दर्ज नहीं कराया, क्योंकि उसमें बताना पड़ता है कि ये जमीन वक्फ के पास कहां से आई, नोटिफिकेशन के पहले। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ 2.5% जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। और इसका क्या पैमाना है और ये कहां से रिपोर्ट आई है, ये भी इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए। ये दोनों पक्षों की बातें आपने सुनी। अब मैं बताता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड कैसे बिना कागज के, बिना प्रॉपर्टी के अपना दावा ठोकता है। इसकी जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के तलवटा एरिया में लगभग 37 बीघे का मामला है, जहां पर वक्फ अपना दावा कई साल से कर रहा है, मगर वक्फ ने ना कागज दिखाए यहाँ तक अपने पास। पीछे एक मकबरा बना दिया है यहाँ पर, उस मकबरे के आधार पे भी, और तमाम ऐसी संपत्ति पूरे 37 बीघे पड़ी हुई जिसपे वक्फ दावा कर रहा है। और जो पीड़ित लोग हैं वो लगातार इसको लेकर वक्फ से कहते हैं कि अपने कागज दिखाइए, मगर वक्फ अपने कागज नहीं दिखाता है। हम लोग के पास 1862 के पेपर हैं और सन 1300 जो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 1362 की जो फसली बनी थी, पहली आज़ाद भारत की पहली फसली, उसमें पूरे के पूरा मालिकाना हक हम लोग का ही दिखाया गया था। उसके बावजूद भी वक्त उसको बताता है कि हमारी प्रॉपर्टी है। ये वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी पेपर लेके वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं और उनसे टाइम मांगते हैं कि आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, लेकिन आज तक कभी कोई पेपर राजस्व से संबंधित नहीं दिखा पाए हैं। अब एक तस्वीर आपको भोपाल की भी दिखाता हूं, जहां भोपाल की जामा मस्जिद भी वक्फ के हाथ से जाने वाली। और सिर्फ भोपाल की जामा मस्जिद नहीं, बल्कि भोपाल में वक्फ की गई करीब 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी के शत्रु संपत्ति के दायरे में आने की संभावनाएं बन रही हैं। यह है भोपाल की जामा मस्जिद जो अब वक्फ बोर्ड से छिनने वाली है। दरअसल जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम सर्वे के लिए पहुंची थी, होम मिनिस्ट्री की शत्रु संपत्ति कार्यालय की टीम ने खुफिया विभाग के साथ एनिमी प्रॉपर्टी का सर्वे किया, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि 1500 करोड़ की शत्रु संपत्ति पर सरकार का हक हो सकता है। ये वो प्रॉपर्टी है जिन्हें भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान ने औकाफ शाही घोषित किया था, यानी वक्फ कर दिया था। तत्कालीन नवाब ने मर्जर एग्रीमेंट के तहत 1500 करोड़ की संपत्तियों को औकाफ किया था। इसमें भोपाल की जामा मस्जिद, लंगर खाना, मक्का मदीना की रुबात, 17 मस्जिदें और सैकड़ों एकड़ जमीन शामिल है। लेकिन अब ये जायदाद शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती है। मैं भोपाल शहर के बीचों बीच इस वक्त मौजूद हूँ और ये है जामा मस्जिद। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, रजत दुबे। ये आप देखेंगे तो आपको जामा मस्जिद नजर आएगी। और ये जामा मस्जिद और इसके साथ साथ बाकी और भोपाल की कई प्रॉपर्टियां जिनकी कीमत 1500 करोड़ से ज्यादा है, ये शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ा है। शत्रु संपत्ति कानून के मुताबिक जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ पाकिस्तान और चीन की नागरिकता अपना ली थी, भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर उनका अधिग्रहण कर लिया। साल 2015 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा, जो कानूनन उनकी वारिस थी, पाकिस्तान चली गई थी। कि निजी प्रॉपर्टी के अलावा और भी कुछ ऐसी निजी प्रॉपर्टियां जो नवाब की हैं, जो उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में दर्शाते हुए उसमें औकाफ शाही में शामिल किया था। यूज अभी भी उनका पर्सनल हो रहा है। यूज आज की तारीख में पर्सनल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो सामने आएगा। लेकिन उस पे बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग कब्जे पे हैं, अवैध रूप से भूमाफिया लोग हैं। उनके पास, कई लोगों के पास फर्जी हिबानामे हैं,
इन्होंने पैसे लिए हैं, ऐसा उनका कहना है कि साहब हमने तो पैसे लेके नवाबों से खरीदी है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था, लेकिन 23 जनवरी 2025 तक इस मामले में पटौदी परिवार ने न कोर्ट में पक्ष रखा और न ही शत्रु संपत्ति विभाग में अपील की। मतलब अब हाई कोर्ट की ओर से परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया समय खत्म हो चुका है। ऐसे में शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत 1500 करोड़ की ये सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास जा सकती है। हालांकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी वक्फ बोर्ड जिसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच खींचतान है, शहर शहर जिस पर लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है, उसी वक्फ बोर्ड की जमीन किसी ने कब्जा कर ली। जिस वक्फ बोर्ड को भूमाफिया की उपाधि दी गई, वही वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं से परेशान हो रहा है। आखिर वो शख्स कौन है जिस शख्स ने वक्फ की जमीन हड़पी और वक्फ की जमीन पर कैसा खेल चल रहा है, दिखाता हूं आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सामने मेला लगा है, मेले में सैकड़ों दुकानें हैं, देश भर से आए दुकानदार यहां सामान बेच रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये जमीन वक्फ की है, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड को ये जानकारी ही नहीं कि उनकी जमीन पर मेला लगा दिया गया। और तो और मेला का खेला उसी शख्स ने किया है जिसे वक्फ बोर्ड ने इस जमीन के संरक्षण की जिम्मेदारी दी। मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भोपाल के कलेक्टर को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा छुड़ाने की अपील की। जहां मेला लगा है, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, वैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की है, जिनको हमने यतीम खाना संचालित करने के लिए अधिकृत किया था, वो अनाधिकृत रूप से ये सब चीजें कर रहे हैं। हमने प्रशासन को भी इस ओर इंगित किया है, उनसे आग्रह किया है कि ये वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से लोगों ने यहाँ दुकानदारों को दिया है, उन दुकानदारों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और वैधानिक रूप से इन दुकानदारों को अपना किराया देना चाहिए। जिस वक्त प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो भोपाल शहर के बीचों बीच है। यहाँ 5 एकड़ जमीन पर बिना वक्फ बोर्ड की इजाजत के दुकानें लगा दी गई और इन दुकानों का किराया भी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ हर साल एक बार ऐसा ही मेला लगता है। राजधानी भोपाल में हजारों की तादाद में कोने कोने से ऐसे लोग आ गए जिनका ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। इनमें बदमाश, असामाजिक तत्व और अपराधी भी हो सकते हैं। ये पूरा एक मार्केट देख लीजिए। और ये मैं नहीं, ये चिंता जाहिर कर रहा है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अवैध जो इस्तेमा बाजार हैं वो भोपाल में फल फूल रहे हैं। आरोप है कि वक्फ संपत्ति की हिफाजत की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड ने शाहिद अलीम नाम के शख्स को दी, लेकिन शाहिद मियां ने यहाँ मेला लगवा दिया और सालों से दुकान का किराया अपनी ही जेब में डालते गए। अब हालत ये है कि वक्फ बोर्ड अपनी ही जमीन को नहीं छुड़वा पा रहा है। जरा सोचिए, कोई शख्स अपनी जमीन वक्फ कर गया, यानी अल्लाह के नाम कर गया, ताकि इस जमीन का इस्तेमाल दीन ईमान के काम में किया जाएगा, गरीब मुसलमानों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से आज यहाँ वक्फ बोर्ड द्वारा ही नियुक्त किए गए केयरटेकर ने ही कब्जा कर लिया है। प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया। ये खबर आपको दिखाई कि जामा मस्जिद को शत्रु संपत्ति मान करके सरकार इस पर अपना अधिकार कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार अब शत्रु संपत्ति अधिनियम में बड़े बदलाव की तैयारी में, इससे सरकार को शत्रु संपत्तियों पर और ज्यादा अधिकार भी मिल जाएगा। अब शत्रु संपत्ति क्या है ये समझिए। शत्रु संपत्ति उन लोगों से जुड़ी हुई है जो देश छोड़कर चीन चले गए, ये पाकिस्तान चला गया। 1965, 1971 में पाकिस्तान और 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद भारत सरकार ने उन लोगों की संपत्तियों पर, कारोबार पर अपना आधिपत्य किया जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ली। ये कानून बना 1968 में और उसके मुताबिक जो संपत्तियां दुश्मन देशों को मानी जाती हैं वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के पास रहती हैं। संपत्ति का ना तो उन्हें कोई वारिस हो सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है। लेकिन अब सरकार ऐसी संपत्तियों पर अपना सीधा नियंत्रण करना चाह रही है, इसलिए नियमों में बदलाव भी हो रहा है और इसी से जुड़ा हुआ बिल संसद में पास भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की शत्रु संपत्ति को बेचा, उससे पैसे जुटाए। 2023 की रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 12,611 कुल शत्रु संपत्तियां हैं, जिनमें 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की है, जबकि 126 चीनी नागरिकों की।
फिलहाल की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है।